अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। लेकिन जी कल क्या मैच था, कल क्या फाइनल था PSL 6 का, और कुछ लोगों की प्रेडिक्शंस थी कि मुल्तान सुल्तान ही विन करेंगे, और क्या हुआ? मुल्तान सुल्तान आर द चैंपियंस ऑफ PSL 6। जनाब, तो मुबारकबाद तमाम मुल्तान सुल्तान के सपोर्टर्स को, तमाम अहलियान मुल्तान को और पूरे पाकिस्तान को कि PSL का ये एडिशन, छठा एडिशन, बड़ी मुश्किल के बावजूद अपने इख्तिताम को पहुंचा, कामयाब इख्तिताम हुआ। और PSL के 6 एडिशंस के बाद आपको पता है 5 टीमें ऐसी हैं 6 में से जो कि एक एक दफ़ा ट्रॉफी उठा चुकी हैं, लेकिन सिर्फ एक टीम को ये एजाज़ हासिल है जिसने अब तक ट्रॉफी नहीं उठाई है। उसका जिक्र करने की क्या जरूरत है? वैसे ही जरा, वैसे ही जरा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वी आर गोइंग टू राइट नाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ऑफ कोर्स क्रिकेट, PSL 6 जो कि वाकई बड़ी मुश्किलों से, लग नहीं रहा था कि वैसे ये कंप्लीट हो सकेगा। एंड फाइनली मुल्तान सुल्तान केम आउट ऑफ नोवेयर एंड ऑल गन्स चार्जिंग जिसको कहते हैं ना, एंड वन इट। तो जबरदस्त किस्म का। और आपको बहुत से सवालात भी उठे हैं, बहुत से ऐसे लोग जिन्हें बेंच पे बिठा के रखा गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात करें, अब उनकी फॉर्म इतनी ज़बरदस्त है कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी हासिल कर ले हैं। फिर दहानी जो है, लाड़काना का ये लड़का जो किसी ज़माने में नंगे पैर लाड़काना के गाँव में क्रिकेट खेला करता था, अब इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जब इसे मिला है, तो यकीन कीजिए कि बहुत से लड़कों को ये बात दोबारा से उनके जहन में आई है, या उनको इस बात का यकीन हुआ है कि अगर अल्लाह ताला का साथ हो और आपकी मेहनत हो तो आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त वैसे इनकी ये स्टोरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपने देखा था कि टारगेट क्या बनाया था, मतलब 207 विच वाज अ ह्यूज टारगेट, और वो ऑब्वियस उसके तो नज़दीक भी ज़ल्मी जो है वो नहीं जा सके बिकॉज दे लॉस्ट बाय 47 रन्स, मतलब ऑलमोस्ट 50 ओवर्स जो थे। ऐसा लग रहा है कि अली तरीन और उनकी टीम के लिए जो ना मुश्किलात हर जगह से कम होती जा रही है। लेकिन अली तरीन की अगर आप ट्वीट देखें आज सुबह की, कल रात की आफ्टर द विन एक्चुअली, तो उनका यही कहना था कि मैं बिल्कुल इसकी क्रेडिट नहीं ले सकता, इट्स ऑल अबाउट द प्लेयर्स, इट्स अबाउट द कोच। तो सारी मेहनत जो है वो उनकी है, बट डेफिनेटली एनवायरनमेंट ऐसा दिया होगा कि उनका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये तफसीली बात नहीं है, आगे हमने बड़ी तफसील में बात करनी है। और हुमा को बड़ा तजस्सुस है उन 2 लड़कों के बारे में, वो क्या कर रहे थे जिन्होंने बायोसिक्योर बबल तोड़ा। ये ज़ल्मी के जो 2 लड़के थे जिनका नाम भी मैंने लिख लिया था क्योंकि मैं भूलती जा रही थी, उमैद आसिफ एंड तो ये हैदर अली। सो आई वाज थिंकिंग व्हाट डिड दे डू। अच्छा, हुमा की ना अपनी कंट्रोवर्सी स्टोरीज हैं इस बारे में, इन्होंने मुख्तलिफ थ्योरीज एस्टैब्लिश की हैं, इसमें से क्या सच है वैसे आई एम श्योर कुछ भी सच नहीं। नहीं 2-4 मैं पेश कर भट्टी साहब से हम पूछेंगे। What a beautiful voice, निश, और नाम भी कितना खूबसूरत है, निश। अच्छा जी, we'll talk about that later, लेकिन let us come back to PSL 6। अच्छा जी, वैसे तो तमाम ही लोगों ने आई एम श्योर ये मैच देखा है, बट इन केस आपने शुरू में देखा और उसके बाद कहीं आपकी आंख लग गई और आपने सुबह फजर के टाइम उठ के देखा कि जनाब क्या हुआ, कौन जीता, तो हम आपको जरा रिकैप कर दें तमाम मैच की सूरत हाल। मुल्तान सुल्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग 6 के सल्तनत अपने नाम कर लिया, और मुल्तान सुल्तान का तो नाम ही मुझे इतना पसंद है ना, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। ऑब्वियसली फाइनल मार्के में मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी को 47 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग 2021 का चैंपियन बन गया है। शुक्र है रमीज राजा इसमें अंग्रेजी में ही कमेंट्री कर रहे थे। क्यों आपको उनकी उर्दू कमेंट्री से क्या इतराज है? तुम्हें जरा ऐसी बाज़ोकात मिसालें पेश करते हैं कि आप जरा हक्का बक्का रह जाते हैं। हाँ, वैसे अंग्रेजी जिनको समझ आती हो तो अंग्रेजी में भी ऐसी मिसालें होती है जी, बिल्कुल। लेकिन इट्स ऑल एंटरटेनमेंट एंड फन। लेट्स टॉक अबाउट, देखिए मैच के अब ऑब्वियसली हम डिटेल्स तो आपको चाहे तो बहुत सी दे सकते हैं, लेकिन हाउ अबाउट थोड़ी सी लगी है मुझे कि मुझे अंग्रेजी नहीं समझ आती। लगा लो अपने आप को। सिकंदर बख्त हैज joined us and so has भट्टी साहब is also with us, are both of them with us, क्योंकि हमने बड़े सवाल करने हैं। और वैसे तो अच्छा जी, भट्टी साहब इज विद अस एंड सिकंदर की गालिबन लाइट चली गई है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। भट्टी साहब, हाउ आर यू? और क्या ये इंटायरली एक्सपेक्टेड था? जब ऑब्वियसली हम क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैचेस देख रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर्स देख रहे हैं, टीम्स को देख रहे हैं, मुल्तान सुल्तान वाज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जी हाँ हुमा, जितनी बैलेंस ये टीम थी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, सोहेब मकसूद आप देखें पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग में सबसे ज़्यादा उनकी तरफ से स्कोर कर रहे थे, और बॉलिंग में शाहनवाज धानी। तो मोहम्मद रिजवान, सोहेब मकसूद और शाहनवाज धानी, ये 3 ऐसे प्लेयर थे जो इस टीम का
पूरी जो कैंपेन थी इस PSL 6 की, उसमें जब से अबू धाबी पहुंचे थे, हालांकि कराची में जब ये टूर्नामेंट 4 मार्च को रुका था तो मुल्तान सुल्तान 5वें नंबर पे थी, लेकिन जब अबू धाबी पहुंची तो ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ टीम नजर आई। और फाइनली कल रात को जो हमने सीन देखे, सिर्फ एक क्लाइमेक्स ऐसा आया जब शोएब मलिक ने 21 रन बनाए इमरान ताहिर के ओवर में, लेकिन नेक्स्ट ओवर में जब इमरान ताहिर दोबारा आए तो उन्होंने 4 गेंदों पर 3 आउट करके, मेरा ख्याल वही वो टर्निंग पॉइंट था जब पेशावर ज़ल्मी को इस टूर्नामेंट से दूर कर दिया। लेकिन हजरतुल्लाह ज़ज़ई, अफगानिस्तान का वो प्लेयर जिसने कराची किंग्स को बाहर किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाहर किया, लेकिन कल भी उन्होंने जो छक्का मारा वो ग्राउंड से बाहर चला गया। लेकिन उसके बाद वही जो सिकंदर बख्त के साथ हुआ कि चिरागों में रोशनी न रही। हाँ, सिकंदर बख्त के चिराग में रोशनी वापस आई है कि नहीं आई है? सिकंदर आ गई है वापस रोशनी? जनाब आ गई है। तो सिकंदर अगर रोशनी आ गई है तो आप जरा रोशनी डालें कल के मैच पर कि आपको ये लग रहा था जब दोनों टीमों की स्ट्रेंथ देख रहे थे, वीकनेसेस देख रहे थे ऑन पेपर कि हाँ जी मुल्तान सुल्तान इज सर्टनली अ स्ट्रॉन्गर टीम देन ज़ल्मी, और ज़ल्मी को आपको पता है फिर 2 लड़के उनके बाहर भी हो गए बायोसिक्योर बबल की वजह से, एक वो भी ज़रा सेटबैक था, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वाज मुल्तान सुल्तान द फेवरेट टीम यस्टरडे? देखिए एक हफ्ते से हम यही बात कर रहा था मैं कि मुल्तान सुल्तान जो थी, जिस तरह खेल रही थी, जिस तरह डेवलप हो रही थी, जिस तरह रिजवान उनको लेके चल रहे थे, मुझे यकीन था कि ये टीम जीतेगी। भट्टी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में होते, हमारे जितने एक्सपर्ट्स थे सारे पेशावर की तरफ चले गए थे कि वो जीत जाएंगे, सरप्राइज दे देंगे। मगर जो फर्क था वो मैं बार बार कह रहा था कि स्पिनर का है। मैं हैरान हूं कि पेशावर बगैर किसी स्पिनर के ये पूरा टूर्नामेंट खेला है। उनके पास शोएब मलिक थे मगर उन्होंने सिर्फ 9 ओवर किए हैं पूरे टूर्नामेंट में। 54 ओवरों में से जो उनको करने चाहिए थे 13 मैचों में, उन्होंने सिर्फ 9 ओवर किए। तो मुझे तो उनकी स्ट्रेटेजी समझ भी नहीं आई, मगर उसके बावजूद वो फाइनल में पहुंचे। मैं यही कहने वाला था कि बगैर स्पिनर के भी फाइनल में तो पहुंच ही गए ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल पहुंच गए, मगर वो एक कमी आखिरी में रह गई थी। और कल उनकी जो 2 बॉलर्स की जो पिटाई हुई है, जिसमें वहाब और इमाद भट्ट हैं, उन दोनों ने मिलकर 100 रन तो उन दोनों ने दे दिए। 50-50 4-4 ओवरों में उन्होंने दे दिए। ऑल राइट, दोबारा से कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन भट्टी साहब इज विद अस। भट्टी साहब लेट अस प्लीज, मैं बड़ी क्यूरियस हूं एंड आई डू वांट टू नो, क्योंकि उमैद आसिफ और हैदर अली को जब बिल्कुल आउट किया फ्रॉम द प्ले फॉर ब्रीचिंग द बायो सिक्योर बबल, एक्चुअली वो हुआ क्या था? और दूसरा, वन ऑफ देम इज आउट ऑफ 2 फ्यूचर टूर्नामेंट्स जो इसके बाद जो आपको पता है कि यूके भी जारी है टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट मैचेस के लिए, और उसके बाद न्यूजीलैंड का भी गालिबन एक और टूर्नामेंट जो आ रहा है उससे भी आउट है। सो हम तमाम, मेरा ख्याल है, कंट्रोवर्सीज का खात्मा करते हैं और भट्टी साहब से असल वजह पूछते हैं। हाँ, तो भट्टी साहब से यही पूछ रहे हैं। जी भट्टी साहब। हुमा, मसला ये था कि बायो सिक्योर बबल में उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी कि होटल में आप इस एरिया से बाहर जा नहीं सकते हैं, और ट्रैकर जो थे वो उनके हाथ में उन्होंने लगाए हुए थे, जो एक इंग्लिश कंपनी थी रेस्ट्राडा जिसका नाम था, वो इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रही थी। और प्लेयर्स को बता दिया गया था कि आपने इन जगहों पर होटल में जा सकते हैं, इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो फिर ब्रीच होगी। हैदर अली और उमैद आसिफ इन दोनों ने ब्रीच की, ये ऐसी जगह पर होटल में चले गए जहां वो जा नहीं सकते थे। इनके कुछ दोस्त थे जो बताया जा रहा है कि इनसे मिलने अबू धाबी के उस होटल में आए हुए थे, ये जाके वहां गए, उनसे गपशप लगाते रहे, लेकिन ट्रैक हो गए, जिसके बाद चूंकि बायोसिक्योर बबल तो ब्रीच हुआ, डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जी हुई। हैदर अली जिन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ आज इंग्लैंड जाना था, उनको वापस अपने घर का सफर करना पड़ेगा, फाइनल से भी महरूम रहे। उमैद आसिफ जो इस पूरी कैंपेन में पेशावर ज़ल्मी के मेन प्लेयर थे, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे, बैटिंग भी कर रहे थे, उनको भी फाइनल से बाहर कर दिया गया। और आप देखें कि क्या किस्मत निकली। किस्मत तो छोड़े भट्टी साहब, ये क्या लाइल्मी या ये माइंडसेट है? आपको पता है कि पिछली दफ़ा क्या हुआ, और इस मरतबा जाहिर है अगर एक प्रोफेशनल टीम इस सारे बायोसिक्योर बबल को मैनेज कर रही थी तो उन्होंने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा इन्हें बताया होगा, समझाया होगा कि ये आप नहीं कर सकते, और पूरा टूर्नामेंट गुजर भी गया और बिल्कुल आखिर में आके इन्होंने ये हरकत कर दी। तो इन लड़कों की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन आई है इसकी? देखें, उमैद आसिफ ने तो ट्विटर पे जाके माफी मांगी, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम को लेट डाउन किया,
लेकिन हैदर अली को इसलिए बड़ा झटका लगा कि उन्हें आज इंग्लैंड जाना था और इंग्लैंड से फिर इस टीम ने वेस्ट इंडीज जाना है, लेकिन दोनों टूर से वो बाहर हो गए। सोहेब मकसूद की मैं बात कर रहा था कि 5 साल बाद 2016 के बाद आज उन्होंने एक्चुअली जो ओरिजिनल प्लान था मुल्तान वापस आना था, लेकिन उसकी किस्मत देखें कि वो चार्टर्ड प्लेन पे बैठे हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो चार्टर्ड प्लेन अबू धाबी से लाहौर आया है और अब से चंद लम्हे बाद वो प्लेन टेक ऑफ करने वाला है बर्मिंघम के लिए। तो जो मेहनत कर रहे थे, जो परफॉर्मेंस दे रहे थे सोहेब मकसूद, और कल भी उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, तो सोहेब मकसूद को उनकी बैटिंग का सिला मिला। लेकिन बिल्कुल आपने सही बात की कि हमारे इन खिलाड़ियों के लिए आई ओपनर है कि किस तरह ये ब्रीचेस करते हैं। ऐसी सजा मिलेगी ना तो फिर सबको याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतनी ही स्ट्रिक्ट सजा मिलनी भी चाहिए थी सिकंदर। लेकिन इन दो प्लेयर्स का ज़ल्मी की टीम से आउट होना कल, यू थिंक इट कॉस्ट देम द मैच एक्चुअली? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि उमैद आसिफ जो थे वो कोई एवरेज बॉलर हैं, कोई आउटस्टैंडिंग बॉलर नहीं थे, कोई वो धानी की तरह बॉल नहीं कर रहे थे। और हैदर जो है वो तो कभी चलते हैं तो कभी बैटिंग कर लेते हैं, वरना उनकी बैटिंग इतनी पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतनी जबरदस्त नहीं थी। तो मैं नहीं समझ सकता कि वो उन्होंने मिस किया होगा, मगर ये क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सही किया, उनको सख्त से सख्त सजा दी, बल्कि इससे ज्यादा उनके पैसे भी कटने चाहिए थे। उनको 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगना चाहिए था कि जब आपको कह दिया गया कराची से देखें वो शिफ्ट हुए अबू धाबी, कितना हमें नुकसान हुआ है इन्हीं हरकतों की वजह से। तो जो पीसीबी को मैं समझता हूँ उनको 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद करना चाहिए, ताकि वो आइंदा फ्यूचर में सब लोगों को ये ख्याल हो कि जो पीसीबी कहता है, जिस तरह क्रिकेट ऑर्गेनाइज होती है, उसको फॉलो किया जाए। ऑलराइट, भट्टी साहब आपकी तरफ आएंगे। सोहेब मकसूद और मोहम्मद रिजवान की जरा बात कर लेते हैं। आपको पता है कि बहुत से फिर तज्जिए हो रहे हैं और हमारे यहाँ कोई सेहत का मसला हो या क्रिकेट का मसला हो, पूरी कौम ही तज्जियाकार बन जाती है। दहानी को भी इन्हीं बातों में डाल लें क्योंकि रियली वी वांट टू टॉक अबाउट हिम। वी सर्टेनली वांट टू टॉक अबाउट हिम, बट सोहेब मकसूद और मोहम्मद रिजवान को आपको पता है कोई खास लिफ्ट नहीं मिलती रही है, लेकिन अब ये दोनों खुलकर सामने आए हैं। अब क्या वजह रही है, आपको लगता है कि पहले अपॉर्चुनिटीज थी लेकिन फॉर्म नहीं थी, या फिर वाकई किसी पॉलिटिक्स का शिकार रहा ये टैलेंट? देखिए, मोहम्मद रिजवान तो पॉलिटिक्स का शिकार रहा। अगर हम पीएसएल की बात करें, कराची किंग्स में मोहम्मद रिजवान लास्ट ईयर जब पीएसएल 5 हो रहा था तो उन्होंने बार बार इस चीज का मीडिया के सामने आकर भी इजहार किया कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, मुझे खिलाना चाहिए। लेकिन मोहम्मद रिजवान की जगह वो जो चैडविक वॉल्टन थे वेस्ट इंडीज के, उनको कराची किंग्स वाले खिलाते रहे। लेकिन सोहेब मकसूद जब आए मुल्तान सुल्तान में और कप्तानी शान मसूद से सोहेब मोहम्मद रिजवान की तरफ शिफ्ट हुई, आप देखिए पूरा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया मुल्तान की टीम का। एक ऐसी टीम मोहम्मद रिजवान ने बना दी जिसमें वो खुद भी फ्रंट से लीड कर रहे थे और बाकी प्लेयर्स भी उनके लिए परफॉर्म कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान का बहुत बड़ा क्रेडिट था। फिर जिस तरह सोहेब मकसूद ने बैटिंग में परफॉर्म किया, शाहनवाज धानी ने परफॉर्म किया, और शाहनवाज धानी का कल रात में इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लाड़काना के एक ऐसे छोटे से गांव से उनका ताल्लुक है जहां पर शायद जनरेटर चला के कल रात वो मैच देख रहे थे। उनके गांव वाले बिजली नहीं है, लेकिन उस शहर से, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि हम लोग कल दोपहर में जब अजहर महमूद के साथ जियो पर एक प्रोग्राम कर रहे थे तो अजहर महमूद ने कहा कि शाहनवाज दानी अनदर शोएब अख्तर इन मेकिंग। तो मैंने कहा भाई फील्ड में ही शोएब अख्तर है, कहीं ऑफ द फील्ड शोएब अख्तर ना बन जाए। इसमें हम आप ही तक रखेंगे, आप ही के कमेंट पे हम इत्तेफाक करेंगे। हम इसमें ऐड नहीं करने कोई सिकंदर से ऐड कराएंगे। लेकिन हाँ सिकंदर, आप you want to say something regarding that and also of course आपकी assessment of Dahani's performance। देखो, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ना वो यही है कि जो अजहर महमूद साहब ने हरकत की है कि भाई अभी प्लेयर बना नहीं है, अभी जुमा उसे आए 2 दिन नहीं हुए, और आपको ये भी बता दूं कि धानी का नाम T20 में नहीं है, उसका टेस्ट टीम में नाम है जब वो खेलेगा ही नहीं। ये सारा कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी उसको शोएब अख्तर बना रहे खामाखाई के लिए। उसमें और उसकी पेस में जमीन और आसमान का फर्क है। इज अ गुड बॉलर बगैर किसी शक के, मगर एकदम से आप किसी बड़े, हमारे यहाँ तो तेंदुलकर से विराट कोहली से फौरन मिला दिया जाता है, और यही लोग जो है लड़कों को खराब करते हैं। इसलिए आपके जब जहन में ये बात बैठ जाए कि मैं तो शोएब अख्तर हूँ, मैं तो तेंदुलकर हूँ, तो फिर उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है, फिर उनकी तस्वीरें और सेल्फियां आने लगती हैं, गाने गाने लगते हैं लड़के, बाकी काम छोड़ देते हैं। तो मैं सिर्फ धानी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें अपनी बॉलिंग पे, और
कह रहे कि आपका अपना नाम होना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू बी कॉल्ड शोएब अख्तर। आपको ये कहना चाहिए कि धानी आ गया है। तो ये जो कोचेस हैं इस किस्म की बातें ना किया करें, इन मैच्योरिटी की बातें हैं ये। तो लड़के को छोड़ दें और उसको बोले कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो और अपनी जगह बनाओ। That is more important than ये कि जी मैं शोएब That is very important। अच्छा सिकंदर, जल्दी से बता दें, शोएब मकसूद दौरा इंग्लैंड और मोहम्मद रिजवान का भी अपनी तस्करा कर रहे थे पिछले सीजन में कराची किंग्स में। जाहिर है ही कुडंट प्ले ऑल्दो ही वाज अ पार्ट ऑफ द टीम। अब ये दो जिस तरह निकल कर सामने आए हैं, एक लड़के ने ट्रॉफी उठा ली, दूसरी की परफॉर्मेंस आप देखें, हम लोगों के लिए कोई सबक है, पीसीबी के लिए कोई इसमें सीखने को है? सबसे बड़ा जो है, देखिए हर साल भट्टी साहब गवाह हैं कि मैं हमेशा कहता था ये वो क्यों नहीं खेल रहा रिजवान कराची की तरफ से। कराची को ऐसा जवाब दिया है, वहां पे देखें इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनके कोच हैं, वो नहीं देख सके कि कितना अच्छा क्रिकेटर, इतना अच्छा टैलेंट, इतनी अच्छी फॉर्म में उसको आप खिलाएं। तो रिजवान ने बहुत जबरदस्त उनको जवाब दिया है कराची किंग्स वालों को। और शोएब मकसूद का ये है कि देखें ये लड़कियों की फॉर्म आती है जाती है। तो शोएब मकसूद ने कोई मतलब है कि इस साल परफॉर्मेंस की उनको सिला मिला, वो पाकिस्तान टीम में आ गए और ये चलता रहेगा। कभी उनकी फॉर्म अच्छी होगी, कभी बुरी होगी। बस उन्हें अपनी फिटनेस पे जोर देना है, इसलिए कि कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि उनकी फील्डिंग और उनकी फिटनेस जो है वो थोड़ी सी डाउटफुल है। तो गुड लक टू हिम, पाकिस्तान पे उनको मौका मिला है, उसका भरपूर फायदा। अच्छा, आपको रमीज राजा उर्दू में कमेंट्री करते हुए ज्यादा पसंद आते हैं या अंग्रेजी में? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी ज्यादा गौर से सुनता नहीं, वो उर्दू में कोशिश करते हैं हंसाने की, मगर हंसी आती नहीं। सिकंदर, आप कैसे मैनेज करते हैं कि आपको ना उनको सुन सके? ही इज ओमनी प्रेजेंट जिसको कहा जाता है। भट्टी साहब, आप सिर्फ मुस्कुराएंगे या एक कमेंट भी करेंगे इस पे? देखिए, रमीज राजा कोशिश कर रहे हैं कि बाज मुहावरे बोले, लेकिन मेरे ख्याल में वो अंग्रेजी में ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो फिट नहीं होते मुहावरे। हाँ, वो मुहावरे फिट नहीं होते। माफ कर दे, मगर बड़ा उन्होंने एंटरटेन रखा है हम सारों को। सो वी लेट दैट बी। भट्टी साहब, फाइनली ये बता दें, सो शोएब मकसूद हैज हैड द चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। अब जो नेक्स्ट टूर्नामेंट जिसमें ये लोग सारे जा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को भी अपने आप को जरा ज्यादा सॉलिड अपने आप को प्रूव करना होगा। देखिए हुमा, पाकिस्तान ने अभी इंग्लैंड जो पाकिस्तान की टीम जा रही है, पहले 3 वनडे हैं, उसके बाद 3 T20 इंटरनेशनल इंग्लैंड में है और 5 वेस्ट इंडीज में है। तो ये जो 11 मैचेस है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उनकी सलाहियत, उनकी परफॉर्मेंस वो हमारे सामने आ जाएगी। PSL एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर में खेला गया, गर्मी बहुत ज्यादा थी, स्लो पिचेस थी, लेकिन इंग्लैंड में जहां पर मौसम भी ठंडा होगा, पिचेस भी जरा डिफरेंट होंगी। इंग्लैंड अपने मुल्क में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को मुश्किल डालता है, तो पाकिस्तान के इन प्लेयर्स की जो असल अब सलाहियत है वो इंग्लैंड में पता चलेगी, वेस्ट इंडीज में पता चलेगी। और मेरे ख्याल में जब टेस्ट मैच शुरू होंगे वेस्ट इंडीज में, 2 टेस्ट मैच, शाहनवाज धानी को अगर डेब्यू करवा कर टेस्ट किया जाए कि क्या ये मटेरियल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी उतना ही कारगर है जितना हम उनको T20 में और PSL में देख रहे हैं, तो शाहनवाज धानी टेस्ट क्रिकेट में अगर उनको मौका मिल जाए तो एक अच्छा ऑप्शन होगा। अच्छा भट्टी साहब, आप जरा क्विकली कमेंट दीजिएगा कि विराट कोहली की जो सजेशन सामने आई है न्यूजीलैंड की जीत के बाद कि जी बेस्ट ऑफ 3 करा लेते, उसके बाद फैसला होता। इस पे बाज लोग इसे मजे का खेस भी करार दे रहे हैं, बट ऑब्वियसली दे लॉस्ट, लेकिन डज इट मेक सेंस टू यू? देखिए, अब हार गया इंडिया, अब न्यूजीलैंड को एंजॉय करने दे जी। अगर ये विराट कोहली का कमेंट फाइनल से पहले आता तो फिर तो ठीक था, लेकिन मुझे तो अब्दुल्ला इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर ही एतराज है कि जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ने इस पूरे साइकिल में एक सीरीज नहीं बायलैटरल खेली, तो ये कैसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है? अगर पाकिस्तान और इंडिया होम और अवे की बुनियाद पर नहीं खेल सकते तो फिर न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जाएं दोनों मुल्कों को, लेकिन जब तक सारी टीमें एक दूसरे के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगी तो मेरा ख्याल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बेकार है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो ना हुई फिर। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। हम जरा
सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं इस पे। हाँ, लेकिन ये भी थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता भी दूं बिल्कुल कि विराट कोहली का कहना क्या था। आपको पता है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो अभी हैं न्यूजीलैंड को हारे हैं, तो उस हारने के बाद उनका ये कहना था कि मुस्तकबिल में इन फ्यूचर तजवीज़ ये दी है कि टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनलिस्ट टीमों के दरमियान एक मैच के बजाय बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स जो हैं वो होने चाहिए। तो ये इनका कहना था कि एक से डिटरमिन नहीं किया जा सकता। मुझे जिंदगी में इतनी चीजें इस वक्त याद आ रही हैं जिनका फैसला बेस्ट ऑफ 3 की बुनियाद पे होना चाहिए। लेकिन वो होता भी तब था जब पहला कोई नहीं जीतता था ना, तो फिर एक रौला मच जाता था कि आओ जी 3 करें, दिस इज नॉट फेयर। तो वाकई अगर ये पहले कह देते तो ये शायद सजेशन इतनी, इसीलिए शादी में भी आपसे 3 दफा ही पूछते हैं है ना कि आप तीसरी बार शायद बेस्ट ऑफ 3 की बुनियाद पे फैसला कर। लेकिन बेस्ट ऑफ नहीं होता, उसमें होता है एक ही बंदा जिस पे 3 बार हाँ करनी होती है। ओके जी, सो दिस रैप्स अप आवर कमेंट्री ऑन क्रिकेट फॉर द डे। हमें 2-3 ट्वीट्स आए हैं कि जनाब बहुत मज़ा आया हमें मैच देखने का, लेकिन उतना ही मज़ा हमें आपका क्रिकेट सेगमेंट देखने का भी आया, तो थैंक यू सो थैंक यू। इफ वी हैड द टाइम वी कुड हैव गॉन ऑन विद इट, लेकिन हमें और भी कुछ बातें करनी है। एंड सम थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू डिस्कस देम, जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़यालात अपनी जगह, लेकिन जिनसी जराइम के खात्मे के लिए हुकूमत ने कुछ कानून साजी तो की है, और वो क्या है हम आपको बताते हैं। रवा माह कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून ने एंटी रेप बिल 2020 मंजूर कर लिया है, और बिल के तहत रेप के मुकदमात की समाअत के लिए स्पेशल कोर्ट्स और एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाया जाएगा। तिब्बी मुआयना के लिए फौरी DNA सैंपल लेबॉरेटरीज भेजे जाएंगे। ये सारी वो नुकात है इसके जो हम आपको लिस्ट कर रहे हैं। 2 फिंगर टेस्ट की सख्ती से ममानियत होगी, मुतासरीन की शनाख्त और गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ख़ुसूसी अदालत 4 माह के अंदर मुकदमे का फैसला सुनाने की पाबंद होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। विद इन 4 मंथ्स ये केसेस जो रेप केसेस होंगे उनको ख़त्म भी होना होगा, और जिनसी ज़्यादती में मुलव्विस, आपको ये भी बताएं, मुजरिमों का खुसूसी रिकॉर्ड रखा जाएगा। पहली मरतबा रेप के मुलजिम को उम्र कैद ही होगी। दोबारा जुर्म में मुलव्विस आदि मुजरिम को केमिकल कैस्ट्रेशन के जरिए जिनसी सलाहियत से महरूम कर दिया जाएगा, यानी कि केमिकल के जरिए उसकी जिनसी सलाहियत ख़त्म कर दी जाएगी। ज़्यादती के मुजरिमों के लिए वज़ीर आज़म कई बार ये सज़ा तजवीज़ भी कर चुके हैं ऑन पब्लिक फोरम्स। तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सज़ा हो। खौफज़दा हो लोग ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो ज़िंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। सो इंशाअल्लाह ये बिल तैयार हो रहा है, ये आपके सामने चंद दिनों में हम पेश करेंगे। माहिर कानून मारिया फारूक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कमेटी इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से काम कर रही है। उनसे मुताद्दिद मुलाकातें भी इनकी हो चुकी हैं। मारिया, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि 2 फिंगर टेस्ट की हमने इससे पहले भी आपसे जियो पाकिस्तान में तफसील से बात की थी, थैंक गॉड कि उससे जान छुटी है अब, लेकिन और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हौसला अफजा हैं, जो इस बिल के तहत अब इम्प्लीमेंट की जाएंगी या की जा रही हैं, जो इससे पहले नहीं थी? हम एक ज़रा डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स बीइंग मेड हियर। जी थैंक यू हुमायूं अब्दुल्ला। जो एक बहुत अहम चीज़ इस बिल में आई है वो ये है कि एक एंटी रेप क्राइसिस सेल, जैसे कि आप लोगों ने अभी बयान किया, वो बनाया जाएगा। ये जो सेल है ये बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है कि वज़ीर आज़म ने बनाना है। उन्होंने एक डायरेक्शन देनी है, और ये बनेगा कहाँ? ये हमारे सरकारी अस्पतालों में बनेगा। हमने जब काम किया था उन लोगों के साथ जिनके साथ कोई जिनसी तशद्दुद हुआ, सबसे ज़्यादा मुश्किलात, और जो 2 फिंगर टेस्ट में भी थी, वो ये थी कि वो जब अस्पतालों में जाते हैं अपने चेकअप के लिए तो वो एक मुख्तलिफ किस्म के ट्रॉमा से गुजरते हैं। यहाँ इन्होंने एक गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की हैं कि जो अस्पतालों में सेल बनेगा उसमें किस किस्म की मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होएगी, वो बताए कि फिर जो खातून आएंगी कि अब आप अपनी FIR रजिस्टर कराएं। हमने बहुत से केसेस में देखा है कि वक्त लग जाता है FIR रजिस्टर कराने में, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वो तजवीज़ करेंगे कि आप जल्द अज जल्द पुलिस में जाएं, ये FIR रजिस्टर कराएं ताकि आपका केस आगे बढ़े। ये मेरा ख्याल है एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एक और चीज़ जो है वो भी वज़ीर आज़म की जो है जिम्मेदारी है, वो ये होएगा कि आप एक विटनेस और विक्टिम प्रोटेक्शन सिस्टम बनाएंगे। हमने देखा है कि बहुत दफ़ा जब ट्रायल होती है जो गवाह होते हैं वो सामने नहीं आते। एक तो ऐसे
इंसिडेंट्स में आते ही नहीं है गवाह, लेकिन उनको फिर ये होता है कि उनको थ्रेट्स मिलेंगी। दिस इज अ सेकंड, ये दूसरी एक चीज है जो कि हमें लगता है कि बहुत एक बेहतर डेवलपमेंट है। एक और चीज जो कि आपने मेंशन किया, हमारी एक जजमेंट थी जिसमें हमने काम किया था, द 2 फिंगर टेस्ट। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पे कि इस किस्म के जो हादसे होंगे उनके लिए किस किस्म की कार्रवाई होगी। सो वो लोग जो हैं वो स्पेशलिस्ट होंगे जो इस किस्म के केसेस के साथ डील करेंगे, ना कि आपके नॉर्मल ऑफिसर्स होंगे। तो ये एक और जिम्मेदारी है हमारे अफसरान पे, हमारे हुकूमती इदारों पे कि आप इन सब किस्म के केसेस को ज्यादा संजीदगी से लें। राइट। अच्छा मारिया, थोड़ा सा आपको रोकूंगी क्योंकि बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशंस है, लेकिन बात वही हो गई और पूछना हम आपसे ये भी चाहते हैं, कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस अगेंस्ट वुमेन, इसका भी एक बिल आया था। फिर अभी हम इसकी बात करें, इन प्रिंसिपल ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बड़ी ज़रूरत भी है। अवेयरनेस की कमी है। हमने टाइम एंड अगेन देखा है, जिस तरह के आपने अभी इस रेप क्राइसिस सेल की ही बात की है जो कि हर गवर्नमेंट अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। वो इन प्रिंसिपल बिल में तो आ गया है, लेकिन गोइंग अराउंड द कंट्री एंड लुकिंग एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये उनके लिए भी एक नई चीज़ होती है कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ है। तो इम्प्लीमेंटेशन, अवेयरनेस, इस पे भी कोई काम हुआ है साथ साथ? बिकॉज अगर लोगों को पता ही नहीं होगा तो इससे फ़ायदा कौन उठाएगा? जी, इसमें हमने, मेरा ख्याल है कि एक सबक हासिल किया फ्रॉम द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010, जिसका आपने अभी जिक्र किया। हमने देखा कि उसके तहत काफ़ी केसेस आए, लेकिन एक सेम रेपुटेशन हुई कि औरत को जिम्मेदार करार दिया गया और ये कहा गया कि वो एक झूठा केस फाइल कर रही है। हम उसकी अभी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन वो सबको मालूम है कि वो एक इशू चल रहा है। फिर हमने अपने टाइम पे देखा कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि जो इदारे हैं उनको पता ही नहीं है कि हमने किस तरह इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसके लिए और इस बिल के तहत, इस ऑर्डिनेंस जो बनी थी उसके तहत एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी गई है। इट्स अ 42 मेंबर और सो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उनके कुछ मेंबरान के साथ मेरा काम रहा है और हम इस चीज की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि फिर हम गाइडलाइंस बनाएं और वो गाइडलाइंस सिर्फ एक हाई लेवल पे ना होए, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके, तहसील लेवल पे जाके हम उनको बताएं, मेडिकल लीगल ऑफिसर्स को, कि आपने किस किस्म से, किस तरीके से ऐसे केसेस के साथ डील करना है। सो इस बिल के लिहाज से तो एक बहुत भरपूर कोशिश है कि इम्प्लीमेंटेशन की कमेटी है। टाइम फ्रेम इन माइंड मारिया, कि हम जनाब ये स्पेशल कोर्ट्स की जहां बात कर रहे हैं या क्राइसिस सेल की जहां बात कर रहे हैं, 1 साल तक ये चीजें इन प्लेस होंगी और ये स्पेशल कोर्ट्स बन गई होंगी। डू वी हैव अ टाइम फ्रेम इन माइंड? जी, फ्रॉम हमारे एंड में तो द टाइम फ्रेम इज इट शुड हैव ऑलरेडी बीन हैपेंड। तो हमारी कोशिश ये है कि हम पुश करें एज सून एज पॉसिबल। हमने रिकमेंडेशंस मेल के मेंबरानों के साथ दे दिए इन राइटिंग। अब हमें इस चीज में साथ हुकूमती इदारों के साथ काम करना है, जो कि हम कर रहे हैं कि ये जल्द अज जल्द हुए। मुझे तो 1 साल भी ज्यादा लग रहा है। आप लोगों के सामने ही है कि केसेस किस तरह आ रहे हैं बच्चों के के साथ। फाइनली एक जल्दी से अगर आप बता दें, द होल आइडिया इज, ये लॉज, ये बिल्स इसीलिए बन रहे हैं क्या, ताकि कुछ खौफ पैदा हो, ताकि लोग डिटर हो ये करने से, और क्योंकि ये जराइम इतने बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, नहीं है ना? बिल्कुल, कन्विक्शन रेट इतना जीरो है। तो आपको विद योर एक्सपीरियंस आपको लगता है कि दिस इज इनफ to actually deter something like this happening in the future, which actually keeps happening, लेकिन इससे मदद मिलेगी? You truly believe? आई थिंक इससे मदद बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन उसके साथ जो कि हुमा आपने कहा कि अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है और दूसरे की सोच को तब्दीली चाहिए है। इसीलिए ऐसे अगर कोई बयान दिए जाएं जो कि गैर जिम्मेदाराना है, जिसमें आप औरत को कसूरवार ठहराएं, वो सारी मेहनत को हमें 10 स्टेप्स पीछे ले जाती है। तो ये एक पैरेलल प्रोसेस होना चाहिए, ये भी हम साथ करें, लेकिन फिर हम सोशल अवेयरनेस करें, हम ऐसे प्रोग्राम करें, हम जाके करें। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें मिल के ही होएंगी तो तब्दीली आएगी असल में।
थैंक यू वेरी मच मारिया फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझाने का भी, और बहुत ही अच्छी बात की है सोशल अवेयरनेस। जब तक ये स्प्रेड नहीं होगी बात और लोगों को समझ नहीं आएगी तो फिर ऑब्वियसली इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मुश्किल होगी। बट वी आर हियर टू डू दैट। हम यहाँ तारीफ कर रहे हैं जो बिल लाया गया है, जिसकी वज़ीर आज़म ने भी जिसमें बड़ी दिलचस्पी ली, जिसमें हुकूमत ने कानून साजी की है और बड़ी अच्छी कुछ सजेशंस हैं। अब इसकी वाकई गाइडलाइंस आ जानी चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अमली इक़दामात होने चाहिए। जो चीज़ अच्छी होती है हम उसकी बरमला तारीफ करते हैं, ये चीज़ अच्छी है, अब इसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। अच्छा, बाज़ ओएसटीज़ होते हैं। बज रहा है या मेरे कान में बज रहा है? आपके मेरे तो दिमाग में भी अक्सर बजता है ये गाना, लेकिन ये इस टाइम एक्चुअली बज रहा है। और ये इसलिए बज रहा है क्योंकि ये गुलकारा जो हैं इनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है। पहले हम ये तो बता दें, आपको पता है कि जियो का एक सुपर हिट ड्रामा है खुदा और मोहब्बत उसका नाम है, और उसका ओएसटी है। और ये गाना जो आप सुन रहे हैं ये फीमेल वॉइस में तो है, लेकिन साथ राहत फतेह अली खान साहब भी हैं और हम जो है आपको पता है हुमा निश आशिर। हाँ, तो हम राहत फतेह अली खान से लाइव ये गाना सुन चुके हैं। हम नवीद नाशाद जो इसके कंपोजर हैं उनसे भी ये गाना सुन चुके हैं। तो इस सिर्फ तीसरा कैरेक्टर इस गाने में जो कि फीमेल वॉइस है वो रह गई थी। हमने सोचा उनसे कैसे ना आपकी मुलाकात कराएं। एंड कैन आई जस्ट टेल यू, रिमाइंड यू कि ये इसके जो व्यूज हैं ऑन यूट्यूब ये कोई 10 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। 100 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉफ्ट वेरी नाइस सॉन्ग। 100-200 तो मेरे भी उसमें शामिल हैं। हाँ, मतलब ये तो अभी भी बज रहा है तो इसको भी ऐड कर ले। लेकिन निश आशिर कौन है? बाकियों से तो हमारी मुलाकात हो चुकी है, निश से नहीं हुई, तो आज कौन मुलाकात करवा रहा है? मुर्तज़ा अली शाह हमारे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन हैं, वो हमें बताएंगे, वो हमें मिलवाएंगे। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़े से, मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम तारे रक्स में जहां। जियो टीवी के मशहूर गाने खुदा और मोहब्बत सीजन 3 का जो ओएसटी है वो इस वक्त तकरीबन 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है ऑनलाइन। और इसकी जो मकबूलियत की वजह यह है कि इसको गाया है मशहूर गुलकार उस्ताद राहत फतेह अली खान ने, और उनके साथ ब्रिटिश पाकिस्तानी निश आशिर हैं। ये गाने की ऑफ़र की किसने थी? एक्चुअली ये गाना कंपोज किया है नवीद नाशाद ने, ही इज़ अ वेरी गुड कंपोजर। तो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी, उन्होंने ऑफ़र किया ये सॉन्ग में पार्टिसिपेट करने का, इस गाने को इसका जो फीमेल पार्ट है वो गाने का। एंड हाँ, कॉम्पोजिशन भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड मैं भी काफ़ी सरप्राइज थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं वो वाला पार्ट गा रही थी। एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड या फर्स्ट इस वक्त तक 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है, जो कि बजाय खुद एक रिकॉर्ड है कि इतने शॉर्ट टाइम में किसी भी पाकिस्तानी गाने को 100 मिलियन से ज़्यादा उसको व्यूज़ मिल जाना। और फिर इसके ड्रामे की ओवरऑल जो रेटिंग्स भी हैं वो भी बजाय खुद वो नए रिकॉर्ड्स इस्टेब्लिश कर रही हैं। आपको कैसा फीडबैक मिला अभी तक? बहुत अच्छा फीडबैक मिला। इवन मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी इतने लोग टिकटॉक्स बना रहे होते हैं, मुझे अपनी पोस्ट में टैग कर रहे होते हैं, खुद वो गाना गा के पोस्ट कर रहे होते हैं। एंड मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में से ये सबसे सक्सेसफुल है सो फार। राहत फतेह अली खान साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना, जियो टीवी के लिए ये गाना गाना, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले तो जियो टीवी ऑन इट्स ओन इट्स अ वेरी बिग नेटवर्क एंड आई फील वेरी स्पेशल कि मैं उसका पार्ट हूँ इस ड्रामे के थ्रू। और स्पेशली कितने बड़े लेजेंड के साथ रिकॉर्ड करना, इट वाज एन ऑनर। मैं बहुत स्पेशल फील करती हूँ कि मुझे चांस मिला। अच्छा, ये तो लाइव भी बड़ा अच्छा गाती हैं, जो गिटार पे बजा रही थी। No, she's actually talented and what a nice and soft voice। और क्या चांस है वैसे, क्योंकि इतना स्ट्रगल है इस फील्ड में अपना नाम बनाना, बिकॉज इतने अच्छे सिंगर्स हैं आउट देयर जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं होता, और कभी हम सुन ले तो लगता है कि भाई दीज शुड बी द वंस, लेकिन लकी आर दोज who make a name and get a break। So good luck for the future vendors, लेकिन ventures। What did you say?
नहीं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक मसला जो सबको तंग कर रहा है वो ये है कि जनाब मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक की तरफ से जो आ रहा है ना, जो हम ये वैक्सीन एक्सेप्ट करेंगे और ये नहीं करेंगे, इस पर असद उमर साहब का कल बड़ा अहम बयान आया है सामने। दुनिया भर में सफ़र के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट का फैसला हुकूमतों की बजाय आलमी इदारा सेहत को करना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से अहम मुतालबा सामने आया है। सरबरा NCOC उमर ने सफ़र के लिए वैक्सीन मंजूरी का मसला इंतशार का सबब करार दिया है। आप पढ़ भी सकते हैं। साथ साथ बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए वैक्सीन मंजूरी का मसला दर्द सर बन गया है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स बीइंग प्लेड बिकॉज़ ऑफ इट। जब WHO फाइनेंशियल इंटरेस्ट बहुत से ममालिक के शामिल है। WHO एक दफा कह चुका है, बहुत सी वैक्सीन को उसने करार कर दिया है सेफ है पूरी दुनिया की तरफ से, जी उनको एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई है, तो हुकूमतें ऐसा क्यों कर रही हैं? एंड दे शुड नॉट डू दैट। इसी पे बात डॉक्टर ज़फर मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, असद उमर साहब का कहना है कि सफ़र के लिए कौन सी वैक्सीन का सर्टिफिकेट चलेगा, आज इन किसी भी मुल्क कोई फैसला ये किसी मुल्क को नहीं करना चाहिए, ये WHO का फैसला होना चाहिए। इस पे आप लोगों की क्या कभी बात हुई किसी से? आपकी क्या राय है इस मामले पर? जी मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए कि ये बयान ही जो तकरीबन तमाम WHO के जो मेंबर ममालिक हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 194 है, इन तमाम लोगों ने एग्री किया हुआ है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन से। और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस जो हैं वो इस चीज़ का पाबंद करती हैं कि हम ऐसा इंतज़ाम करें हेल्थ एमरजेंसीज़ के दौरान कि जिसमें एक ही तरह का कानून या एक ही तरह का कायदा जो है पूरी दुनिया पे जिसका इतलाक़ हो, बजाय इसके कि मुख्तलिफ ममालिक अपने तई ये फैसले करें कि किस मुल्क से लोग आ सकते हैं या किस मुल्क से लोग जा सकते हैं पब्लिक हेल्थ की बुनियादों के ऊपर। तो इसलिए मैं बिल्कुल असद उमर साहब से इस पर इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि आलमी अदारा सेहत जो है वो वैक्सीन के हवाले से जो बैनुल-अक़वामी ट्रैवलिंग है, इस हवाले से वो अपनी डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करे, जिसको कि फिर तमाम ममालिक जो हैं उसको उसके पाबंद हों और उस पर अमल। अच्छा जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के लिए ये मसला ज़्यादा अहम इसलिए है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कई ममालिक में इसलिए एंट्री नहीं मिल रही कि उन्होंने मतलूबा वैक्सीन जो है वो नहीं लगवाई, विच इज़ अनफेयर। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसका अंदाज़ा सच्ची माने तो पहले से था। तो हुकूमत ने चाइनीज़ वैक्सीन पर ज़्यादा जोर रख के प्लानिंग की, ये गलती तो नहीं की? बिकॉज वी आर थिंकिंग कि अब क्या होगा, करोड़ों को तो ऑलरेडी इधर चाइनीज़ वैक्सीन लग चुकी हैं। नहीं जी, मैं नहीं समझता कि बिल्कुल गलती नहीं की उन्होंने, इसलिए कि देखें हम एक ग्लोबल इमरजेंसी में से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान खुद वैक्सीन बनाता नहीं है और इस सूरत हाल में अपनी आवाम को इस वबा से बचाने के लिए और इसके फैलाव को रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी था कि जहाँ कहीं से भी जो वैक्सीन भी मुयस्सर हो वो अपने लोगों को लगाई जाए। अब चूँकि आलमी अदारा सेहत जो है वो भी चाइनीज़ वैक्सीन को अप्रूवल दे चुका है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई गलती है। जब इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन बनी थी 2005 में, तो उनका मकसद ये था कि मुख्तलिफ ममालिक पब्लिक हेल्थ की बुनियाद पे ऐसे फैसले न करें कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को दूसरी वजूहात की बुनियाद पे पब्लिक हेल्थ को बुनियाद बनाकर उनको रोका जा सके। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान ने कोई गलती की थी चाइना से वैक्सीन लेके, लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि चूँकि चाइनीज़ वैक्सीन जो हैं वो भी WHO अप्रूव कर चुका है, तो इसलिए तमाम दुनिया के ममालिक को, तमाम आलमी अदारा सेहत के मेंबरान ममालिक को WHO की इस अप्रूवल को क्रेडिट करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर ज़फर मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल। लेकिन एक बात मैं यहाँ इधर कहना ज़रूर चाहूँगी कि जो हमारी वर्ल्ड बॉडीज़ होती हैं ना, जैसे जब WHO है या यूनाइटेड नेशंस है, इनका क्या फ़ायदा हुआ जब इनके डायरेक्टिव्स इनकी मेंबर मुल्क जो हैं वो मानते नहीं हैं? ये हमने वी हैव सीन दैट इन द पास्ट एज़ वेल। साहब, आपको ट्वीट में सबको टैग करना चाहिए था वैसे WHO वगैरह को। ये मामला WHO को उठाना चाहिए, ना सिर्फ उठाना चाहिए, हल करना चाहिए। वी हैव टू शो यू समथिंग। काफ़ी दिनों से क्या हम
लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि छोड़ें बाकी दुनिया को देखना, अपने नॉर्दर्न एरियाज देखें एंड व्हाट नॉट, खूबसूरती एंड ब्ला। और आपको पता है कि सयाह जा भी रहे हैं, मौसम भी है टूरिज्म का, लेकिन उन्होंने भी वहां से जो वहां के लोकल्स हैं उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि भाई आओ तो जरूर, लेकिन गंद तो ना मचा के जाओ। अब वो किस किस्म के परमानेंट गंद की बात कर रहे हैं वो हम आपको कुछ तस्वीरों के थ्रू दिखाना चाहते हैं। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअल कचरा और बच्चों के डायपर जो कि जगह जगह खूबसूरत मकामात पे पड़े होते हैं। ये क्या हम लोगों को इतना शौक है कि जहाँ जाओ तो वहाँ अपना नाम लिख दो। एक तो आपके नाम ने कमाया क्या है कि आप हर जगह अगर आपका दिल टूट गया है तो आपको गिलगित बल्तिस्तान में एक छोटे से ब्रिज के ऊपर ये बताने की क्या जरूरत है कि आपका दिल टूटा है? क्या मसला था इस पत्थर से कि उन्होंने कहा कि इस पे तो मैं अपना नाम लिख के जाऊंगा। फिर अरसलान खान, What is wrong with you, boy? So why are you guys doing that? हर चीज पे कार्विंग, हर चीज पे ग्राफिटी, ये गलत है। पता है लोकल्स जो है ना वो बड़े अनॉयड हैं, उन्होंने शिकायत की है। आप बिल्कुल इसको इस चीज से ताबीर करें कि अरसलान भट्ट और मोहित भट्ट और अरसलान खान और एजाज भट्ट, आपके घर कोई बच्चा है किसी का मेहमान का और आपके घर की दीवारों पे लकीरें मार के चला जाए, आपको कितना गुस्सा चढ़ेगा? तो फिर मोहित और अरसलान ये आप लोगों की वजह से और ऐसे जो बाकी लोग हैं जो ग्राफिटी और गंद मचा रहे हैं आपकी वजह से ये टूरिज्म का जो नाम है ना, और टूरिस्ट का खास तौर पे नाम है, वो गंदा हो रहा है। और टूरिज्म, अब वहाँ जब टूरिस्ट जाते हैं तो लोग ऑलरेडी थोड़े से हो जाते हैं बिकॉज दे स्टार्ट लुकिंग एट देम विद सस्पिशन कि आप आए तो हैं, जरूर हमारे घर आए लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्टेड। तो ये लैक ऑफ रिस्पेक्ट क्या करते होंगे आप यहाँ से स्प्रे पेंट लेके जाते होंगे, वो क्या सोच है, वो क्या थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आपका नाम किसी पत्थर पे लिखा जाए? और अब ये किसी ज़माने में होता होगा आज से 20 साल पहले फैशन, लेकिन अब ये चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं लगती। और ये देखिए कि आपने तो सोचा होगा कि मेरा नाम यहाँ पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी पता था कि टीवी पे एक दिन चल रहा होगा और फिर आपके नाम के साथ लोगों को लेक्चर दिया जा रहा होगा कि ये ना करें। जिन्होंने अपनी हार्ट ब्रेक स्टोरी लिखी हुई है ना, इट्स नॉट वर्थ इट। ये हार्ट ब्रेक ही रहेगा, आगे चले। और खवातीन के नाम भी साथ साथ लिखना, इट्स नॉट नाइस। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात करेंगे। ज़रदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई है, आने वाले इंतखाबात में क्या कोएलिशंस हो सकती हैं, क्या इत्तेहाद बनेंगे, बहुत से इशारे के नाए दिए जा रहे हैं। पंजाब की सियासत में आजकल हलचल मची है। जहांगीर तरीन ग्रुप तो अपनी जगह मौजूद है, चौधरी परवेज़ इलाही से आसद ज़रदारी की मुलाकात पर भी मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जारी हैं। सियासी हलकों को यकीन है कि कुछ न कुछ सियासी खिचड़ी तो पक रही है। और आपको ये भी बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही ने इंटरव्यू में कुछ बातें वाज़े की, आसिफ जरदारी से मुलाकात की वजह भी बताई। उन्होंने क्या कहा ये सुन लें। नून वालों की तरफ से आया कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि चौधरी साहब कहें कि वो जरदारी साहब से खुद बात करें। अच्छा, तो अगर जरदारी साहब अपना बंदा विड्रा ना करते तो ये सारा कुछ ही फ्लॉप हो जाना था। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने टेलीफोन किया, आखिरी आधा घंटा रहता था विड्राल का, तो वो विड्राल हुई तो तमाम लोग पंजाब से, ये हिस्ट्री है कि अनपोज हो गए। जरदारी साहब को मिलने का भी मोनिस को मैंने कहा जी कि उनको भी खान साहब को आप इन्फॉर्म कर दें कि मैं मिलने जा रहा हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना है। तो मैंने जरदारी साहब को भी बताया कि मैं तो आपको पता ही है कि हमारे जो तलक़ात हैं और मैं उनको भी बता दिया था, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमत की मौजूदा कारकर्दगी से बिल्कुल खुश नहीं। यही नहीं, उन्होंने इशारा किनायों में ये भी बता दिया कि अगर हुकूमत की कारकर्दगी यही रही तो PTI के लिए आइंदा इंतखाबात जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत बना पाएगी 2023 के इलेक्शन में? ये जो फील्ड की पॉलिटिक्स है उस हवाले से सारे चीज़ें वाज़ेह हैं और हम तो मशवरा दे सकते हैं। तो जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए आपके सामने हैं, तो उसमें तो लूज़ किया है। ये अगर कुछ बातें अगर मानते, अब तो खैर 2 साल रह गए हैं, तो काफ़ी हालात बेहतर हो जाने थे। अच्छा जी, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी भी पंजाब में इस बार सरप्राइज़ देने का दावा कर रही है और आइंदा इंतखाबात में नए सियासी इत्तेहाद बनने का इम्कानात जो हैं वो नज़र भी आ रहे हैं। एंड वाइल वी वर एक्चुअली वाचिंग द साउंड बाइट चौधरी परवेज़ इलाही का, तो मुझे एकदम से लगा, एंड टोटली ऑफ द टॉपिक, जॉन एलिया हमारे बड़े मशहूर पोइट, उनसे नहीं मिल रहे शायर जॉन एलिया से परवेज़ इलाही साहब?
मुझे बहुत एक एक्चुअली सिमिलैरिटी नजर आ रही है। He is very much looking like him. He did. I was like, wow, बहुत ज़्यादा शक्ल मिल रही थी। Anyway जी, सोहेल वड़ाइच। अच्छा जी, सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद। वड़ाइच साहब, बिल्कुल ही मेरी हुमा ने कहीं अटेंशन और डाइवर्ट कर दी है, लेकिन फिर भी हम ज़रा सियासत में बात करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की ताज़ा तरीन गुफ्तगू से एक चीज़ तो वाज़ेह है कि वो मुस्लिम लीग काफ हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है और ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्तों की वजह भी इसी को समझती है। आपका क्या तज्ज़िया है इस पर? मेरा ख्याल है इससे इत्तफाक के अलावा कुछ हो नहीं सकता कि ये तो बात सही है कि 5 ज़िमनी इंतखाबात जो हैं उसमें PTI जो है उसको शिकस्त हुई है, ऊपर तले हुई है। और दूसरा ज़ाहिर है कि हुकूमत ने कोई ऐसा मासवा ये कि मुआशी तौर पर बेहतरी आई है जिसकी वजह ज़र्री जो प्रोडक्ट्स हैं और जो बम्पर क्रॉप्स हैं वो हैं। हुकूमत को कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जा सकता इसके सुलझाने में या मुल्क के हालात को ठीक करने में, और जो भी हालात के अंदर बेहतरी आई है वो ज़राअत के शोबे आई। बाकी जो गवर्नेंस है और जो बाकी इकॉनमी के बाकी शोबे हैं उनके हालात वैसे के वैसे हैं। गवर्नेंस जो है उसके ऊपर पहले भी शोर उठता रहा है, अब भी पंजाब की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। तो परवेज़ इलाही साहब की बहुत सारी जो बातें हैं उनसे इत्तफाक करना पड़ता है, जिनमें से एक ये भी है कि हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है। अच्छा सोहेल साहब, परवेज़ इलाही ने यह भी बताया कि सेनेट इंतखाबात के लिए जरदारी साहब से रब्ता नवाज शरीफ के कहने और इमरान खान की इजाज़त से ही हुआ था। तो 2 दिन पहले की मुलाकात पर अलबत्ता वो ज़्यादा कुछ नहीं बोले। आपकी खबरें क्या हैं, क्योंकि आपको तो हमेशा अंदर की बात पता होती है। तो जरदारी साहब और परवेज़ इलाही में क्या तय हुआ? देखिए, एक तो बात तय है कि चौधरी परवेज़ इलाही और आसिफ जरदारी में जो भी मुलाकात हुई है उसमें सारे मौज़ूआत ज़रूर खुल के डिस्कस हुए होंगे, और ज़ाहिर है उसमें मुस्लिम लीग नून की सियासत भी डिस्कस हुई होगी, मुस्लिम लीग काफ भी, पीपल्स पार्टी भी, PTI भी, और ये भी डिस्कशन हुई होगी कि पंजाब के अंदर कैसे तब्दीली मुमकिन है भी या नहीं मुमकिन। और दूसरा ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो इससे पहले जरदारी साहब से रब्ता किया था, कोलेशन पार्टनर भी रहे हैं, और उनके कहने पर जरदारी साहब ने पंजाब में जो सेनेट इलेक्शन था उसमें कंटेस्ट नहीं किया था, और जो फार्मूला चौधरी परवेज़ इलाही ने दिया था उसको मान लिया था। और ये भी सच है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये सारा कुछ इमरान खान और नवाज शरीफ के साथ मशवरे के बाद से किया था। लेकिन एक बात तय है कि चौधरी परवेज़ इलाही के तल्लुकात आसिफ जरदारी के साथ ज़्यादा अच्छे हैं बनिस्बत नवाज शरीफ के, बनिस्बत इमरान खान के। ऑल राइट, ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो फिर ज़ाहिर है उसमें वर्किंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं। वड़ाइच साहब, हालिया पेशरफ देख लें या फिर जहांगीर तरीन ग्रुप को देख लें, अब कम से कम पंजाब की हद तक तो क्या समझते हैं सियासी मैदान में कुछ हलचल है, इसका मुमकिन नतीजा अगर हम ज़रा यहाँ ज़रा कयास हराई करें, हुकूमत बदलने की सूरत में निकल सकता है पंजाब में, या फिर ये जो भी इत्तेहाद या कोलिशन या सियासी पार्टनरशिप होगी ये अगले इलेक्शन के लिए होगी? देखें, तरीन ग्रुप पूरी तरह मौजूद है। उन्होंने अभी तक अपना सियासी एजेंडा वाज़े नहीं किया। अभी तक उन्होंने एक ख़ास एजेंडे पर वो महदूद थे, और वो एजेंडा था कि तरीन साहब को किस तरह से छुटकारा दिलाया जाए FIA से, एहतसाब से, और जो SCCP के जो मुकदमात थे उनसे। मेरा ख़्याल है उनसे छुटकारा हासिल करने के बाद अब उनका पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होगा। ये हो नहीं सकता कि इस ग्रुप का कोई पॉलिटिकल एजेंडा ना हो। और दूसरी बात है, इस ग्रुप को भी पूरी तरह ये एहसास है कि शायद उन्हें PTI अगली दफ़ा टिकट ना दे, तो इसलिए उन्होंने एक आल्टरनेट एजेंडा या एक आल्टरनेट अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो ज़रूर बनानी है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच साहब फॉर योर तज्जिया एंड एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अस कि क्या लाइकलीहुड है, क्या हो सकता है। There is never a dull moment ना हमारे यहाँ। बिल्कुल भी नहीं है। और चले कुछ और दिखाते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं भी होता तो हम ढूंढ के चीज़ें जो है ना वो निकाल लेते हैं, और कुछ पुरानी यादें जो हैं वो भी ताज़ा कर देते हैं। जैसे जी, अक्सर लोग कोतवाल को सिर्फ मुहावरे की हद तक जानते हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आई नेवर रियली गॉट दैट। कोतवाल is somebody, you know, आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में समझ लें, किसी को पुलिस समझ लें पुराने वक्तों की, somebody who is, you know, monitoring the area। क्यों कोतवाल को डांट रहा है? भाई कोतवाल का काम है ना चोर को डांटना। exactly। एक तो किसी ने चोरी की है और उस पे सोने पे सुहागा ये कि वो कोतवाल को ही डांट लगा रहा है।
कोतवाल को डंडा लगाना चाहिए आगे से। यानी कि कोतवाल को चोर को डंडा लगा रहा है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी है, ऐसे समझ लेना। यानी एक मुहावरा समझाने के लिए दूसरा मुहावरा यूज हो रहा है। एक्चुअली तीसरा था, सोने पे सुहागा भी था। अच्छा मेरा ख्याल है आगे चलते हैं, वैसे बात मुझे समझ आ गई थी। तो अब जी हमने बात क्यों की है, क्योंकि अंदरून लाहौर में आप इन कोतवालों को जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनको खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो उनकी लाहौर में वापसी होगी। यूनिफॉर्म थोड़ा सा पहले मुझे एचएसएन लगा, लेकिन ये वो तो आपको पग से लगा होगा, नीचे निकर भी होते हैं, आपको पता है एचएसएन में। और आपको होता है ना निकर को निकर कहते हैं, वैसे निकर कहते हैं, निकर। अच्छा जी, तो लाहौर में जी कोतवालों की वापसी हो गई है और खाकी पगड़ी और लेकर वर्दी पहने हाथों में डंडा उठाए कोतवाल अंदरून लाहौर में गश्त करते दिखाई दे रहे हैं और गुमशुदा सकाफत की बहाली के लिए वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का ये मुनफरिद कदम शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया है और इट्स क्वाइट अ साइट एक्चुअली। अगर आप देखें तो ये कोतवालों की तैनाती पर सोशल मीडिया सार्फिन भी दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। We really wanted कि अमीन हफीज हमें इन कोतवालों से मिलवाते। कामरान लाशारी साहब जो कि डीजी लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान साहब, अंदरून लाहौर कोतवाल नजर आ रहे हैं जी, बड़ी एक अजीब व गरीब बात है, इट्स लिटरली आउट ऑफ हिस्ट्री बुक्स। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन आप इसको कहेंगे या फिर एक्चुअली इनके कोई इख्तियारात भी हैं? जी, ये जो कोतवाल वापस आए हैं, इनमें से 2 लोगों को हमने बहुत डिज़ाइन से, सोच समझ और रिसर्च के साथ लाए हैं। ये एक तीर से हमने 2 शिकार किए हैं, यानी इसको एक टूरिज़म की अट्रैक्शन भी बनाया है और उसके साथ साथ लोगों को समझाने में, वहाँ सिविक सेंस क्रिएट करने में भी ये कोतवाल जो हैं कारआमद होंगे। हमने माशकी भी जो हैं वो इंट्रोड्यूस किया है, एक ज़माने से हमारे आंखों से खो गया है, वो जो पानी दिया करता था मश्क से, अब वो भी आ गया है और साथ ये कोतवाल आए हैं। फिर हम घोड़सवार जो कोतवाल है वो भी ला रहे हैं और उसके अलावा पुराने जैसे बांसुरी व बेचने वाले लोग होते थे, बहुत सारी एक मजमुआ था बांसुरियों का जो साइकिल पे लेकर चलते थे या पैदल, वो हम रिस्टोर कर। तो ये बल्कि हम ये एक हमारे पास यूँ कह लीजिए एक चैलेंज है कि हम कौन कौन से कैरेक्टर्स को वापस ला सकते हैं। कामरान साहब, आपने बांसुरी बेचने वाला का तस्करा किया ना, तो मेरे जहन में वो तस्वीर आ गई। हमारी भी गलियों में हमने वो साइकिल पे पूरा स्टैंड लगा बांसुरी का देखा है, जिस पे बांसुरी बेचा करते थे लोग। इन्होंने माशकी का भी एक जिक्र किया, वो भी आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। मतलब वैसे इतनी गर्मी होती है तो पानी तो पीना ही होता है, तो इस तरह अगर इतने ट्रेडिशनल अंदाज में पानी पीना और फिर छिड़काव के लिए भी काम आता है ये पानी जो है। कामरान साहब, लेकिन एक सवाल जो किया जा रहा है, जो एक्चुअली मेरे भी जहन में आया था कि लाहौर की तारीख आपको पता है, मुग़लों के दौर से अंग्रेज़ों के दौर तक आई है, बीच में सिखों का भी दौर रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये कोतवाल क्यों, ये बड़े कॉलोनियल ईरा की याद ताज़ा करा रहे हैं। अगर कोई कैरेक्टर्स लाने ही थे तो मे बी आप मुग़लों के दौर से कोई ले आते। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है आपका? देखिए, ये तो बीच में आप सिख हिस्सा खा गए, असल तो हुकूमत सिखों की रही है पंजाब में, फिर आप ये भी कह सकते हैं वो क्यों नहीं हम लाए। तो हम तो तमाम अदवार को अपना विरसा समझते हैं और उस हिस्ट्री को हम समझते हैं कि टूरिस्टिकली एटलीस्ट एक इंटरेस्टिंग फॉर्म के लिए। और किले में अगर आप जाएं हिस्ट्री बाय नाइट में तो आपको मुग़लों के बेशुमार कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो मिलेंगे, 1-2 जगह पर सिख गार्ड्स भी नज़र आएंगे। हम जब मैंने ये बात की कि घोड़सवार जो है उसको ला रहे हैं, तो वो आप देखेंगे कि उसमें मुगलिया टच भी आएगा और उसमें दूसरे अदवार भी आएंगे। चलिए, ये तो एक राय थी जो लोगों की थी, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल। सो अच्छा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैं हमेशा, वैसे भी मेरी बड़ी कोशिश होती है, खासतौर पे जब हमारे फ्रेंड्स वगैरह कजन्स कहीं बाहर से आते हैं तो एक दोबारा से अंदरून शहर लाहौर का एक टूर लगता है और इस बार नई चीज़ें होंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। लाशारी साहब, अब आगे क्या इरादे हैं आपके? ओल्ड सिटी अथॉरिटी मजीद क्या कुछ नया करने वाली है? एब्सोल्युटली। और क्या कोई पुराने त्यौहार और मेले भी बहाल करेंगे? Why are we talking about anything else? How about Basant? मतलब this is also one idea.
हम चाहे वो छोटे छोटे गीत संगीत हों और वो चीज़ें जो फेड आउट कर गई, जो बल्कि नई जनरेशन को नज़र ही नहीं आती, अब माँ बाप उनको ये दिखाते बताते हैं कि हमारे वक्त में ऐसे होता था या उससे पहले भी ये होता था। सो इस किस्म की चीज़ों को हम रिवाइव कर रहे हैं, चाहे वो मेलों की सूरत में हो, दास्तान गोई की सूरत में है, हीर गायकी के मुकाबले करने लगे हैं। मोहल्लों में खेला जाता था, कड़कानियाँ होती थी, वो सिप्पियों से खेलते थे और चौसठ होती थी। इस तरह की चीज़ें भी जो हैं उनको रिवाइव फॉर टूरिस्टिक पर्पसेस वो करने का इरादा है। किले के अंदर भी जो शाही बावर्ची खाना है उसके एरिया में हमने बहुत सारे प्रोग्राम मरतब कर रखे हैं और रिवाइविंग, बल्कि उसका नाम हमने एक रखा है रीलिविंग द मुग़ल टाइम्स। ये एक फेस्टिवल आ रहा है 3 दिन का सर्दियों में, और एक ढोलचियों का हम फेस्टिवल करने लगे हैं कि 500 ढोलची इकट्ठे करके उनको हम ये मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द और किले के दरान में so there are some very interesting features coming up। इंशाल्लाह ये मौसम ज़रा बेहतर हो जाए और कोविड का ज़माना ज़रा ठीक हो जाए तो आप देखेंगे कि अक्टूबर टू मार्च there will be number of things happening in Lahore। दिल तो मेरा चाह रहा है कि आपके साथ हुजूरी बाग में ही बैठ के मुलाकात हो जाए, साथ में चाय और समोसे भी हों। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का कामरान लाशारी साहब, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो आ रही हैं, वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जैसे कि रीलिविंग द मुगल टाइम्स, आई एम क्यूरियस कि वो किस तरह होगा। और ये 500 ढोलची इकट्ठे करने का आपने जिक्र किया, आई वॉन्ट टू बी देयर, मतलब नॉट दैट आई एम अ ढोलची बट आई लव इट। तो ये म्यूज़िक और वो एक आपको पता है फिर एक माहौल एक वो क्रिएट हो जाता है। पंजाब की इंशाल्लाह जब मौसम भी बेहतर होगा, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अभी आबदी साहब हमारा वेट कर रहे हैं, ही इज़ अ करियर काउंसलर एजुकेशनिस्ट। उनसे पूछेंगे कि आप सब पंजाब में यकसा निसाब से मुतालिक काफ़ी कन्फ्यूजन है, नया तालीमी साल भी शुरू हो गया है, सूबाई हुकूमत इस हवाले से क्या उन पर जिम्मेदारी आयद होती है? कुछ आप तक रिजर्वेशंस पहुँच रहे हैं पेरेंट्स के, स्कूल्स के, टीचर्स के? देखिए ये जो पीटीआई का जो मैनिफेस्टो है जिसके अंदर ये यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम या यूनिफॉर्म एजुकेशन कैरिकुलम या वन कैरिकुलम जो था वो मेन उनका एक मैनिफेस्टो था। जब आप एक कैरिकुलम और यूनिफॉर्म कैरिकुलम की बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम की बात करें और सिस्टम को पहले देखें। आप जहां पर एडवांस तालीम दी जा रही है ऐसे स्कूलों में जो मॉडर्न स्कूल्स हैं जो जिनके पास मुल्क बैरून मुल्क के सिलेबस चल रहे हैं उनको आप पीछे नहीं ला सकते। वो अगर सिंगापुर का कोई किंडरगार्टन सिस्टम चल रहा है या कोई मॉन्टेसरी का सिस्टम चल रहा है तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि जनाब अब आप हमारा ये पढ़ाएंगे तो अब जिस तरह से आप पढ़ाते थे पीछे आ जाएं। क्वेरी लर्निंग का ज़माना है, आप रोटे सिस्टम को आपने ख़त्म करना है। अगर आप उसी किस्म का निसाब लाएंगे जो कि रोटे को इन्वॉल्व करता हो तो आपने क्या चेंज लेकर आए आप? तो प्रोविंशियल स्टेक होल्डर्स भी हैं, फेडरल स्टेक होल्डर्स भी हैं और आपके पास लातादाद एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास इतने ज़िम्मेदार और माहिर तालीम लोग मौजूद हैं जिनका इसके अंदर स्टेक होना चाहिए, उनका मशवरा होना चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट ओनली वन एस्पेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मसाइल हैं बिफोर अ यूनिफॉर्म सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें जिन्हें हमें गौर तलब लाना होगा। टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो अपनी जगह परेशान है, नए और पुराने स्कूल अपनी जगह परेशान है, तो इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है वैसे, बहुत रिजर्वेशंस हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सिर्फ किसी एक तबके से, एक ग्रोह से, एक ग्रुप से इसको रिव्यू करा देना काफ़ी नहीं है, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स इसीलिए डिफरेंट है ना एजुकेशन के, अगर देखा जाए तो कहीं बहुत ज़बरदस्त है, कहीं इतनी अच्छी नहीं है, तो वाई ज़बरदस्त वाली को भी आप मीडियोकर करने की कोशिश कर रहे हैं? दिस डज नॉट मेक सेंस एंड दिस इज वेरी डेंजरस एज वेल। अगर आप मतलब अगर यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए तो इसलिए होना चाहिए कि जो सारे फिर जो हल्का सिलेबस है उसको भी फिर ऊपर किया जाए। एग्जैक्टली। ये नहीं है कि जो अच्छा पढ़ा रहे हैं उनको नीचे ले आए।
हमने आपको बताया था ना कल के नरेंद्र मोदी ने एपीसी बुलाई है कश्मीर के मसले पर बात करने के लिए। उसमें हुर्रियत के रहनुमाओं को दावत नहीं दी गई थी, ऑल्दो भारत नवाज जो कश्मीरी रहनुमा हैं उनको बुलाया गया था और ये ड्रामा जो था वो फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि तमाम कश्मीरी रहनुमा ऑल्दो जो भारत नवाज कश्मीरी रहनुमा थे उन्होंने भी आर्टिकल 370 को बहाल करने का मुतालबा कर दिया। और नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इसलिए बेसिकली इन लोगों को सबको बुलाया था कि मकबूजा आबादी में नए इंतखाबात कराने के लिए ताउन की अपील कर सकें, लेकिन सर्टनली सबने कह दिया जनाब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पहले आर्टिकल 370 जो है उसको बहाल किया जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि अपोजिशन जमा जो कांग्रेस है उसने भी कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसे बहाल करने का मुतालबा किया है। सो उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। ऑल्दो वैसे नोबडी वाज एक्चुअली थिंकिंग कि इसका कोई नतीजा निकलेगा, बट वो बचपन में हम कुछ खेलते हुए कहते नहीं थे अच्छा हुआ, तो ये वो अच्छा हुआ वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। खैर एनीवे आपको और कुछ बताएं कि सिंध में गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। ये बड़ा सीरियस मसला हो चुका है। कल हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की थी, सीएनजी का आज हम मौक़िफ़ लेंगे और घरेलू सारिफीन भी मुतासिर हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई इसकी जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा है। तो सीएनजी स्टेशन को भी बाय द वे आपको बता दें कि गैस की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो रही है और गैस की बंदिश सिर्फ सनअतकारों मजदूरों के लिए नहीं है बल्कि मईशत के लिए भी बुरी है। और साथ आपको ये भी बता दें ऊपर से ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने भी मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है, तो जिससे मुल्क भर में पेट्रोल बहरान जो है वो भी पैदा होने का खदशा है। तो हम ये भी कहेंगे कि आप पेट्रोल डलवा लें, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। पैनिक ना कीजिएगा लेकिन प्लीज। वेल डोंट पैनिक बट यू नो वी हैव बीन फोरवार्न्ड एज दे से। तो ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के सिंध जोन के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं, समीर नजमुल हसन इनका नाम है। समीर साहब सबसे पहले तो गैस की बंदिश से सीएनजी सेक्टर्स भी मुतासिर हुआ है, तो क्या कुछ बंद है इस वक्त, कब तक बंद रहेगा और इससे आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोग मुतासिर होंगे, ये असेसमेंट ज़रा दीजिए। गैस की बंदिश से मुतासर होने वाला जो मेन सबसे पहले जो सेक्टर है वो है ही सीएनजी स्टेशन का। इन्होंने इससे पहले ही हमें 2 हफ्ते लगातार 56 घंटे के लिए क्लोजर दिया। उसके बाद जब इस पीर को हम 56 घंटे के क्लोजर के बाद खुले तो सिर्फ 8 या 10 घंटे के ही हमारे स्टेशन चल पाए थे कि उसके बाद इन्होंने हमें शाम के तकरीबन 5 बजे एक नया नोटिफिकेशन दे दिया जिसमें हमें कहा गया कि जी अब आपको रात 12 बजे से 176 घंटे के लिए 29 तारीख की सुबह तक बंद कर रहे हैं। जब मेरी सुई गैस के आला हुक्काम से इस बारे में बातचीत हुई तो वर्बल कन्वर्सेशन में जो उन्होंने बात मुझे बताई है वो ये बताया कि जी गैस का जो बहरान है वो शदीद तरीन है और हो सकता है कि ये आपको 29 तारीख को भी ना खोलें और ये मामला तकरीबन कोई आना 6 से 7 दिन 8-10 दिन और आगे चला जाए। मसला सारा ये है कि जब भी कभी गैस की लोड शेडिंग होती है सबसे पहला जो नज़ला गिरता है वो गिरता ही हमारे सेक्टर के ऊपर है। हालांकि इस वक्त 1250 MMCFD जो सिंध का टोटल नेटवर्क है सुई सदर्न गैस कंपनी का, उसमें से सिर्फ हम 25 MMCFD 28 MMCFD इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 2% बनता है। पहले ही इन्होंने लोड शेडिंग कर करके हमें 90 MMCFD हमारी सेल होती थी, 90 MMCFD से ला के हमें आज इन्होंने 28 MMCFD पे खड़ा कर दिया। अब मुझे तो मेरी समझ से बाहर है कि जी इनको जो गरीब तबके का फ्यूल है, गरीब तबके का जो मामला है उसी पे सबसे पहले क्यों नज़ला गिरता है। ये सेक्टर सर्टनली श्रिंक हुआ है। आपकी नज़र में वैसे आपको पता है ये पुराना मसला है, ये कोई नई बात तो है नहीं, हर थोड़े दिन बाद ये बहरान सामने आ जाता है और अब तो गर्मी में इतना शदीद बहरान हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो क्या हल है इसका, मुस्तकिल हल आपको लगता है कोई है या मे बी अल्टीमेटली ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी सीएनजी पर ट्रांसपोर्ट वाली। देखिए गैस का मसला आज से 3 साल पहले तक इतना सिवियर नहीं था जितना सिवियर पिछले 3 साल के अंदर है और 3 साल से मैं तो कम से कम यही देख रहा हूँ कि इसकी जो बुनियादी वजह बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट बन रही है। अचानक से जो बाहर से गैस LNG आनी होती है, पता लगता है कि जी उसके कार्गो के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कैंसिल कर दिए गए, उसके टेंडर कैंसिल कर दिए गए हैं कि जी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। और अचानक पता लगता है कि जी मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब गैस शॉर्ट हो चुकी है। तो ये मसला पिछले 3 साल से सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से चल रहा है और इसकी कोई भी वजह नहीं है। हमारी तो खुदारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें हमारी इस मामले से जान छुड़ाई जाए, हमें हमारी अपनी गैस मंगाने दी जाए, हम अपनी गैस मंगाएं, अपनी गैस इंपोर्ट करें, गैस इंपोर्ट करके जो भी सीएनजी स्टेशंस हैं वो अपना काम चलाएं। हमारी ये सुई सदर्न गैस कंपनी और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से हमारा मामला ख़त्म कराया जाए और हमें हमारी गैस इंपोर्ट करने दी जाए। दूसरी तरफ अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि टैंकर्स की हड़ताल शुरू हो गई है। अगर ये टैंकर्स की हड़ताल भी लिंगर ऑन हो गई, सीएनजी पहले ही अवेलेबल नहीं है, किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर 1 से 2 दिन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं होता, तो ये तो हालात मज़ीद मुझे बहुत ज़्यादा ही बिगड़ते हुए लग रहे हैं आने वाले दिनों में।
शुक्रिया आपका। प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल। और इस बारे में मुसलसल कल हमने इंडस्ट्रियलिस्ट्स का मौक़िफ़ लिया था, आज हमने CNG एसोसिएशन के नुमाइंदों से आपकी मुलाकात करा दी है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स ये कह रहे थे कि उन्हें SSGC ये कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि जी कराची की इंडस्ट्री को गैस सप्लाई बंद कर दें। अगर उनका यह मौक़िफ़ था इंडस्ट्रियलिस्ट्स का कि अगर होना है बंदिश होनी है तो फिर यकसा पूरे मुल्क में बंदिश की जाए। कराची की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यहाँ इंडस्ट्री है, कराची पूरे मुल्क को कंसिडरेबल परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देता है, 60 to 70%। इसके साथ ये जुल्म ना किया जाए। तो आज CNG वालों से हमने आपकी मुलाकात करा दी, लेकिन SSGC के तर्जुमानों से जब रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने प्रेस रिलीज जारी कर दी है, हम इतना ही कर सकते हैं, हम प्रॉब्ली टेलीविजन पे आके अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे। तो कोई तो आए और अपना मौक़िफ़ दे। ये मसला कैसे हल होगा? अगर ये इनकॉम्पिटेंस नहीं है, अगर ये मिसमैनेजमेंट नहीं है तो क्या है फिर? यस, यू आर वेरी राइट।